आदाब नाज़रीन, दोपहर का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। कौमी राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का खतरा, 12 मुश्तबा मरीज है LNJP अस्पताल में दाखिल। दिल्ली में हवाई आलूगी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत, यूपी सरकार का अजीबो गरीब बहाना पेश। ऐवान के बाहर धरना दे रहे मुअत्तल अराकीन के खिलाफ बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट ने किया मुजाहरा। हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी को अपनाने में सबसे आगे है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। आलमी यौम मासूर, आज दिल्ली में मासूरों को दिया गया एजाज, श्रीनगर में मासूर सरापा एहतजाज। तूफान जवाब से निपटने के लिए NDRF की 46 टीमें तैनात, 18 टीमों को रखा गया स्टैंड बाय। गुजरात कांग्रेस में बड़ी तब्दीली, हार्दिक पटेल को लगा झटका, जगदीश ठाकुर बने रियासती सदर। पुलिस महकमा की कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाले उर्दू फारसी के अल्फाज हटाएगी मध्य प्रदेश की सरकार। CCTV कैमरा नस्ब करने में दिल्ली का नया रिकॉर्ड, लंदन न्यूयॉर्क से आगे पहुंची दिल्ली, केजरीवाल सरकार खुश। और लखीमपुर साने में वज़ीर दाखिला को कब किया जाएगा बर्खास्त, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का मरकजी सरकार से सवाल। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिला में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां लोलाब कुपवारा शाहराह पर मुश्तबा शय बरामद की गई। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को शय जैसी शय पब्लिक पार्क के करीब नजर आए, जिसके बाद BDS को मौके पर तलब करके आगे की कार्रवाई शुरू की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान शाहराह पर घंटों गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। तस्वीरें आपके सामने में हैं। खबर थी कि IED है, बताया जा रहा है कि शेल टाइप की कोई चीज़ थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर तलब किया और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की गई। ये तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है उसी जगह की है और उसी चीज़ की है जिसको बाज़ाब्ता तौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया है। शेल टाइप की बताई जा रही थी, ये चीज़ सामने आई थी। अभी हतमी तौर पर ये कहना मुश्किल है कि ये IED था या कुछ और। हम इस वक्त मौजूद है जांगली कुपवारा में, जहां पर आज सुबह 10 बजे के करीब जो है कुपवारा पुलिस को एक मुस्तदिका इत्तला मिली है। वही अगर हम बात करेंगे कि कुपवारा BSF और 41 RR की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक IED को यहां पर जो है बरामद किया है। वही अगर हम बात करेंगे कि उस IED को यहां से उठाकर जो है पास के जंगल में उसको डिफ्यूज़ किया गया है। यहां पर जो है कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, कुपवारा। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। इस बीच गुलाम नबी आज़ाद ने खित्ते पीर पंजाल में पूंछ के बाद आज राजौरी का दौरा किया है, जहां पार्टी कारकुनान के साथ मीटिंग भी की। वहीं दूसरी जानिब पार्टी की सरगर्मियों का उन्होंने जायजा लिया। इस मौके से गुलाम नबी आज़ाद ने अवामी जलसे में भी शिरकत की और अब से कुछ देर बाद वो खिताब भी करेंगे और उस गुलाम नबी आज़ाद के खिताब को बराह रास्त भी नशर करेंगे। अलबत्ता उन्होंने खिताब से पहले मीडिया अहलकारों से बात करते हुए बताया कि मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई में आम शहरियों का माली नुकसान बहुत होता है, इससे सिक्योरिटी फोर्सेस को बचना चाहिए। मिलिटेंट को 2 दिन बाद भी मारा जा सकता है, लेकिन जो दरवाज़ा खुला होता है मिलिटेंट भागने के मौके से, उसमें जो दरवाज़ा, जिस घर का दरवाज़ा खुला मिलता है उसमें दाखिल हो जाता है। नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस उस घर को निशाना बना लेती है। इसमें घर मालिक का
बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को इस सिलसिले में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए बल्कि इंतज़ार करना चाहिए। इस मौके से उन्होंने 370 पर भी अपने मौक़िफ़ को दोहराया है और कहा है कि जल्द से जल्द मरकज़ सरकार को चाहिए कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए और असम्बली इंतखाबात कराए जाए। फौज ने हमेशा और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अच्छा काम किया है, उनकी जानें भी चली गई हैं, हज़ारों की तादाद में जानें चली गई हैं, लेकिन उनको अवॉइड करना चाहिए। जल्दी नहीं करना चाहिए कि अब यहाँ भागा तो यहीं अभी मार रहा है। मेरे वक्त में हम कहते थे आपको अगर किसी घर में भागा तो भागता कब है। कई रेयर केसेस में होता है कि मिलिटेंट किसी के शरण परमानेंटली लेता है या उस घर वाले का कोई सांठ-गांठ होता है, लेकिन आधे जनरली मैंने देखा है चीफ मिनिस्टर कि मिलिटेंट के पीछे भागा और भाग गया गांव में, तो जिसका घर दरवाजा खुला है उसमें घुस जाता है, उसको मालूम भी नहीं है ये कौन है। तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस जाते हैं, फिर घर को ही उड़ाते हैं, घर वाले के समेत उजाड़ते हैं। तो उसको कोई भी जो इलाके के आसपास लोग होते हैं उनको लगता है कि भाई इन्होंने गलत किया, उसको अवॉइड करना चाहिए। हम मेरे अपने वक्त में कहता था किसी के घर में घुसो, अब 2 दिन इंतजार करो, चारों तरफ पहरा लगा दो, तो भाई 2 दिन में निकलेगा, अंदर क्यों है जाने का कोई रास्ता होगा। कोई डॉक्टर ने नहीं बताया है कि उसी दिन मार देना है रात को, वो 2 दिन के बाद भी उसको मार सकते हो। लेकिन कोलेटरल डैमेज उसमें है ये जो घर वाला बच जाएगा, घर बच जाएगा। बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छा करना, इस काम को उन्हें अवॉइड करना। मैं पार्लियामेंट भी जितना मुझे 370 बार बोलना था वो मैं 2.5 साल में एक दफा नहीं, मैं 10 दफा बोल चुका हूँ। सुनिए, बोल चुका हूँ उस पर। अब सबजुडिस है, अब मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं, उन्होंने सबजुडिस कहा था लेकिन आज उसी पर तकरीरें करते हैं। हाँ, तो मैंने जब सबजुडिस कहा तो वो कह दिया, तो सबजुडिस है। 2 ही चीजें हैं, या तो सब जज फैसला करे या हम लोगों के पास इतनी पावर हो, वो उतनी पावर का तो 10वां हिस्सा भी हमारे पास नहीं है कि हम पार्लियामेंट में नया बिल ला पाए। तो इसलिए हकीकत को समझना। हाँ, अलबत्ता चूंकि सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर भी बार बार मेरे कहने पे उन्होंने 2 चीजें मांगी है, इलेक्शन और स्टेटहुड, तो मान लिया है। अब जब मान लिया है तो अब करो जल्दी। सिर्फ इसमें मैंने एडिशन इतना किया है कि भाई 370 में फैसला लेने में, उसका फैसला होने में विलंब भी हो सकता है। अभी 2.5 साल तो हो गई, कोर्ट में अभी एक सुनवाई भी नहीं हुई, तो कब सुनवाई होगी और कब निर्णय होगा और कितने साल वो चलेगा, तब तक हम ये 2 चीजें इंतजार नहीं कर सकते। क्योंकि आज नौकरी है, लोग आ रहे हैं बाहर से नौकरी कर रहे हैं, तो अगर वो 5 साल बाद फैसला होगा तो तुम्हारे हजारों लोग बाहर जाएंगे, तब तक जमीन खरीद लेंगे। तो इसलिए मैंने कहा जब तक वो फैसला उसका होता है, सब जुडिस है, तब तक हमें ये जो बाहर वाला कोई जमीन न खरीद सके, बाहर वाला कोई नौकरी न कर सके, उसका वो जो प्रोविजन 35A में थे, हाँ, क्योंकि 35A कनेक्टेड 370 से, तो वो सब आएगा। तो आप सीधे उसका 35 का उल्लेख मत करो, लेकिन उसमें 2 चीजें हैं, वो हमें स्टेटहुड का जब बिल है उसी में डालो कि स्टेटहुड हम फुल पावर्स देते हैं, और इसी में ये भी डालते हैं कि बाहर वाला जमीन न खरीद सके और नौकरी न कर सकते, तो हमारा काम हो जाएगा, हमें इंतजार नहीं करना पड़े। आज आलमी यौम माजूर है। पूरी दुनिया हैंडीकैप डे के तौर पर आज माजूरों को खराज पेश कर रही है, उनके फलाह बहबूदी की बात कर रही है। दिल्ली में भी बाज़ाब्ता तौर पर सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने मासूरों को बेहतरीन खिदमत के एहसास के हवाले से उन्हें आज अवार्ड दिया, एजाज़ से नवाजा। लेकिन श्रीनगर की जो तस्वीर हमारे सामने है, जो हमारे पास आई है, उसमें वहाँ के मासूर सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं। JK हैंडीकैप एसोसिएशन की तरफ से आज श्रीनगर में एहतजाज किया गया जम्मू कश्मीर इंतजामिया के ख़िलाफ़, और इनका कहना है कि उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई दफातर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उन्हें सिर्फ यकीन दहानी कराई गई कि उनके साथ इंसाफ होगा, उनको उनके हुकूक मिलेंगे, लेकिन उनको न ही एजुकेशन में न ही नौकरियों में जो उनके हुकूक है, डिसेबल्ड पर्सन के जो हुकूक हैं, मासूरों के जो हुकूक हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है। एक मुद्दत से वो मुसलसल इंतजामिया से इस सिलसिले में अपील करते रहे हैं, और आज आलमी यौम मासूर के दिन भी यही मुतालबा, यही अपील फिर से JK हैंडीकैप एसोसिएशन की जानिब से किया गया।
मांगे पूरी करो, यूटी सरकार मांगे पूरी करो, आवाज दो आवाज दो, मजदूरों की क्या फरियाद, मजदूरों की क्या फरियाद। पिछले 20 साल से हमेशा लड़ते रहे हैं अपने हुकूक के लिए। हम संतरी से मंत्री तक गए हैं, उनके साथ बात किए हैं, वहाँ से यकीन दहानियाँ मिलती है, हम लास्ट में ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं है। इसलिए हम बार बार इसी हर रोज़ हर महीने में कम से कम एक प्रोटेस्ट करते हैं और इनसे भी मिलते हैं। यहाँ जितने भी जिस्मानी तौर नाके लोग हैं, कम से कम 10 लाख का तादाद है हमारा इस वक्त। तो मगर हमें ये सड़कों पर आने के लिए बार बार मजबूर कर रहे हैं, हमारे हुकूक पूरे नहीं हो रहे हैं। जो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत यहाँ जो एक्ट है, तो उसके तहत यहाँ इनको एक एडवाइजरी कमेटी बोर्ड बनाना था, अभी तक वो भी नहीं बनाया गया है। यहाँ हमारा डिसेबिलिटी कमिश्नर था, वो यूटी बनने के बाद उसको ख़त्म किया गया, अभी तक उसको दोबारा बहाल नहीं किया गया है। तो इसके साथ साथ जैसे कि हमारे जिस्मानी तौर नाके लोगों को 1000 रुपया मंथली दिया जाता है, जो 33 रुपया दिन को इनको पड़ता है। आप ही बोलिए इस महंगाई के दौर में आजकल 1000 रुपये का जिस्मानी तौर नाके इंसान को क्या आता है। तो सरकार ने हमें पिछले दफ़ा भी मैं जम्मू में पिछले साल इसी साल में जब फरवरी में मैं 8 दिन के लिए हैंगर स्ट्राइक पर बैठा है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मेरे को 2 महीने का टाइम दे दिया। 2 महीने के अंदर अंदर जिस्मानी तौर नाके लोगों के जितने भी मसले हैं कम से कम तो 50% हम हल करेंगे। मगर बदकिस्मती की वजह से साल गुजरने वाला है, मगर अभी तक हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। अब हम आज फिर रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, और इनको ये भी वाजे करते हैं कि 3 दिसंबर को ही हमें याद ना किया जाए। हमारे मसले जो मसाइल है बार बार उनको उजागर किया जाए, उन पर दबाव डाला जाए अफसरों पर कि ताकि वो हमारे मसले और मसाइल हल करें। अगर 26 जनवरी तक 2022 तक हमारे मसाइल हल नहीं हुए, हम मजबूर होंगे। और हमने तैयारी भी की है कि हम 26 जनवरी के ही दिन को दिल्ली के जंतर मंतर पर हैंगर स्ट्राइक पर जा रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट में आज आलूदी के मसले पर फिर से समाअत हुई। समाअत के दौरान यूपी सरकार की तरफ से एक ऐसा एक्सक्यूज़ दिया गया और एक ऐसा बहाना किया गया जिसमें किसी भी तरह से आप कंट्रोल करना चाहे तो उस हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि जो यूपी में दिल्ली एनसीआर में जो आलूदी का मसला है वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रहा है। आलूदी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान यूपी हुकूमत के वकील रंजीत कुमार ने कहा कि यूपी में निचली हवाएं हैं, जबकि हवा ज़्यादातर पाकिस्तान से आती हैं। ऐसे में यूपी की शुगर मिलों और दूध की फैक्ट्रियों पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, ये यूपी सरकार की दलील है और यूपी सरकार की तरफ से सब बयान दिया गया है। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, तो क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री पर हम पाबंदी लगा दें? ये बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने पूछा, मजाकिया अंदाज में ही सही लेकिन पूछा। समाअत के दौरान वकील रंजीत कुमार ने शुगर मिल्स की बंदिश पर सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को परेशानी होगी, जबकि ये मिलें दिल्ली से 90 किलोमीटर दूरी के फासले पर है। ऐसी सूरत हाल में चीनी मिलों के लिए 8 घंटे बहुत कम है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कमीशन के पास जाएं, उन्हें बताएं, वो दोबारा फैसला करेंगे इस हवाले से। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने आलूदी के मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स पर एक बार फिर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हम तलबा की हिमायत में नहीं हैं। हमने कब कहा कि हम दिल्ली की हुकूमत चलाएंगे और इसके इंतजामी काम देखेंगे? आज का अखबार देखें, आप जाकर लोगों को समझा सकते हैं, हम नहीं कर सकते। सीजेआई ने कहा कि वीडियो समाअत में ये नहीं मालूम कि कौन रिपोर्ट कर रहा है। हमें कुछ लोगों ने बताया कि हम तलबा की फलाह के हक़ में नहीं हैं। वहीं वकील अभिषेक मनु संघवी ने दिल्ली हुकूमत का हल्फनामा पढ़ा और अस्पताल की जगहों पर तामीरात जारी रखने की अपील की। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली हुकूमत का साथ दिया। समाअत के दौरान अर्ज़ीगुज़ार विकास सिंह ने कहा कि हुकूमत तभी कुछ करती है जब ही कुछ करती है जब कोई तजवीज़ पेश की जाती है। हमने फ्लाइंग स्क्वाड का मशवरा दिया तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। हुकूमत अपनी तरफ से कुछ नहीं करती। इस पर सीजेआई ने कहा कि अगर हुकूमतें सब कुछ कर लेती तो फिर PIL की क्या ज़रूरत है? हुकूमतों को काम करने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और NCR को तमाम इक़दाम पर अमल करने की हिदायत दी और मामले को ज़ेरे इल्तवा रखा। दिल्ली हुकूमत के कोरोना अस्पतालों की तामीर को मंजूरी फराहम कर दी गई। इस मामले की अगली समाअत अब 10 दिसंबर को होगी।
धरना के खिलाफ प्रोटेस्ट एक नया तरीका हिंदुस्तान में मुल्क अजीज़ में जमहूरी मुल्क में एहतजाज और धरने के खिलाफ धरने का शुरू हुआ है। ये जो आपके सामने प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट उस धरने के खिलाफ है जिस धरने पर गुज़श्ता 4 दिनों से कांग्रेस और टीएमसी और शिवसेना के अरकान पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, जिन्हें पार्लियामेंट से मुअत्तल किया गया था। 12 पार्लियामेंटेरियन जिन्हें मुअत्तल किया गया है, वो मुसलसल 4 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। उस धरने के खिलाफ या उन 12 मुअत्तल किए गए अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ ये बीजेपी का एहतजाज है। इस एहतजाज के दौरान ये सब के सब वहीं पहुँचे जहाँ पर वो पुरअमन तरीके से बैठ करके अपना एहतजाज कर रहे थे, उसी महात्मा गांधी के स्टैचू के पास में जहां पर वो धरना दे रहे हैं। इसके बाद कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं कि वहां पर तू मैं हुई और कुछ हालात नाखुशगवार हुए, जिस पर अपोजिशन के खेमे से मुसलसल नाखुशी या यूँ कहें कि एहतजाज के तौर पर वैसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि वहाँ पर हालात ख़राब हो गए थे, जिसको अपोजिशन की जमातों के लीडरान ने मजम्मत की है इस पूरे मामले की और बीजेपी के इस प्रोटेस्ट की। ये गांधीवादी तरीका था कि जहां हम बैठते वहां पे जूते ये सब चलाए गए। ये बहुत स्पष्ट हो गया है। यहाँ पे हम आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग आकर उसको ऐसा कन्फ्रंटेशनल कर रहे हैं। ऐसे ही ये संसद के अंदर करते हैं और लाइव टीवी कवरेज हटा देते हैं और फिर हमें पनिशमेंट दिया जाता है क्योंकि हम लोग जनता की आवाज उठाते हैं। आज आप सबके बीच में ये हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ आप जनता के बीच लेकर जाएंगे कि किस तरीके से हुड़दंगेबाजी उनके एमपी करते हैं। जहाँ शांतिपूर्वक तमाम जो निलंबित सांसद हैं उनके साथ सॉलिडारिटी में लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं, अगर उसके बाद आप गेट क्रैश करते हैं तो ये तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को आपने ये तय कर लिया है कि इसको रुग्ण करके खत्म कर देंगे। क्या वजह है, क्यों आना था बीजेपी के हमारे सांसदों को यहाँ और आकर के जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है ना, ये उचित नहीं है। मैं तो माननीय स्पीकर साहब से और माननीय सभापति महोदय से कहूंगा संज्ञान लें। ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उसकी भी इजाजत नहीं है इस इमारत के अंदर? मैं समझता हूं कि शायद इन्होंने तय कर लिया है कि संसदीय लोकतंत्र नाम की चीज अब इस देश में ना रहे। एक व्यक्ति और उस व्यक्ति के ऑर्केस्ट्रा टीम के लोग ही मैं मेरा मुझको के आधार पर देश चलाना चाहते हैं। I missed it myself, but I think it was rather needlessly provocative of the BJP MPs to come here to rub salt in the wounds of those who have been really feeling the injustice of this action. They're sitting here in protest. If anything, the BJP should have shown solidarity, not this kind of attitude. Anyway, I think they both gave their slogans and moved on, but it wasn't a nice thing to do. You know, it was very interesting last year when there was a hunger strike when the Mahatma Gandhi statue was on that side. Some BJP MPs had come just out of human sympathy for the MPs affected there. Today we are seeing the opposite, and it shows that there is a very unattractive polarization in our politics. You know, ultimately we must all believe that each side is working to the best of its understanding for the betterment of the nation. And there should be a much more collegial atmosphere. I'm very sorry to see the way in which these colleagues of ours have been unjustly expelled from doing the work that they were elected and brought to Delhi to. सीसीटीवी कैमरा नस्ब करने के मामले में एक सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दिल्ली को टॉप करते हुए देखा जा रहा है। लंदन हो, वाशिंगटन हो या फिर दीगर बड़े बड़े ममालिक के बड़े बड़े शहर, उन तमाम शहरों को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली सबसे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार काफ़ी खुश है। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन दिनों को याद किया है जिन दिनों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने के प्लान को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। 15,000 कैमरे हो जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया, ऑलरेडी हम नंबर 1 हैं। इसके बाद तो हम बहुत ज़्यादा पूरे दिल्ली में कैमरे हो जाएंगे। आप लोग जानते हो कि किस तरह से दिल्ली में कैमरे लगाने में कितनी अड़चनें आई थी। एक बार तो मेरे को, मनीष जी को, गोपाल राय जी को धरना भी करना पड़ा था एलजी हाउस में, और केंद्र सरकार ने खूब अड़चनें लगाई। चारों तरफ से बहुत अड़चनें आई थी, लेकिन हम भी डटे रहे, हम भी लगे रहे
और कहते हैं ना कि अगर आप सही नीयत से काम करो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। फाइनली दिल्ली में कैमरे लगने लगे और अब हम पूरी दुनिया में नंबर 1 होते जा रहे हैं। ये जो कैमरे लगा रहे हैं हम लोग, एक तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो केंद्र सरकार की कंपनी है वो ये सारे कैमरे लगा रही है। बहुत शानदार कैमरे लगा रहे हैं। हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी धन्यवाद करना चाहते हैं। ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत मॉडर्न कैमरे हैं। इस कैमरे में क्या है, कैमरे कई बार लगा देते हैं, कैमरा खराब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर जब जरूरत पड़ती है, कोई अपराध हो जाए तो पता चला जी सीसीटीवी का तो कैमरा खराब पड़ा था। इसमें क्या है कि अगर कैमरा खराब होगा, काम नहीं कर रहा, तो कमांड सेंटर में एक अलार्म आ जाएगा। फिर कुछ लोगों के नंबर फीड होंगे, उनके एसएमएस आ जाएगा। एसएमएस में आएगा कि कैमरा खराब है, कैमरा काम नहीं कर रहा। तो किसी भी वजह से मान लो कैमरा टूट गया, कैमरा पावर फेलियर हो गया, बिजली नहीं आ रही, या किसी भी वजह से हार्ड डिस्क उसकी काम नहीं कर रही, किसी ने तोड़ दिया कैमरे को, किसी ने कैमरे के ऊपर कुछ चिपका दिया और कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा, किसी भी कारण से अगर कैमरा काम नहीं कर रहा, कमांड सेंटर में अलार्म आ जाएगा और एसएमएस आ जाएगा और पता चल जाएगा कि कैमरा काम नहीं कर रहा और तुरंत कैमरा ठीक किया जा सकता है। इस कैमरे में 30 दिन की रिकॉर्डिंग रखी जा सकती है। इसका लाइव व्यू जिन जिन लोगों के फोन के ऊपर ये इसका पासवर्ड डाला जाएगा, पूरी दुनिया भर से वो उसका लाइव व्यू देख सकते हैं। और ये पासवर्ड केवल कुछ ऑथराइज्ड लोगों को ही दिया जाएगा, सबको नहीं दिया जाएगा। 3 या 4 लोगों के पास रहेगा। वो लोग पूरी दुनिया से इस कैमरे का फीड देख सकते हैं, लाइव व्यू देख सकते हैं। इसका एक कमांड सेंटर है। उस कमांड सेंटर में दिल्ली में जितने कैमरे हैं सबका फीड जाता है और रियल टाइम बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग होती है। और ये जो कैमरे हैं ये 4 मेगापिक्सल के हैं, बेस्ट हैं, और इसमें नाइट विजन भी है। तृणमूल कांग्रेस से मेंबर पार्लियामेंट नुसरत जहां ने आज पार्लियामेंट के अंदर पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कुछ ऐसी सरकारी कंपनियां जो कहीं न कहीं बेनिफिट में काम कर रही हैं, उन कंपनियों के बेनिफिट में होने के बावजूद उन्हें बेचने का सरकार ने जो फैसला किया है, उस फैसले पर नुसरत जहां ने आज नाराज़गी का इजहार करते हुए सरकार से पूछा है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है, उन कंपनियों को क्यों नहीं बेच रही है जो कंपनियां नुकसान में हैं, जबकि मुनाफा बख्श कंपनियों को सरकार बेच करके आखिर किस तरह के प्लान को डिस्क्राइब करना चाहती है। So as we all know that the public sector was structured to spearhead a chain of revolutions leading to the path of economic growth. In the initial years of planning, the public sector was used as a strong tool by the government to maintain its control over the key industries. The public sector was in fact seen as an instrument to move towards the ideal of a so-called socialist state. The wages given in the public sector industry were supposed to be model for the private sector enterprises. But now, sir, the government at this juncture considered the possibilities of raising revenue by disinvesting shareholdings in major Maharatna and Navratna public sector like Coal India, IOC, HPCL, SAIL, GAIL, BHEL, Air India, etc. very aggressively. So, sir, my question is, why going for selling profit-making industries? Rather, if you want to disinvest, then disinvest the loss-making industries. Due to such aggressive disinvestment policy, all the employees are suffering from total uncertainty. So the whole country is very proud of our major government-run industries. Thus, I humbly request the government, sir, that at least you can sell the loss-making PSUs in PPP model and not by the total sellout of PSUs. And at the end, sir, my party and I strongly oppose the disinvestment of profit-making PSUs by the government. And my appeal to the Honorable Prime Minister to come to the House and assure that what is the actual design and proposal on the part of the government with regards to the future. इस बीच बड़ी खबर मिल रही है कि मुल्क में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि ओमिक्रॉन का खतरा
बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बैरून मुल्क से आए हुए 12 लोग अस्पताल में दिल्ली के दाखिल किए गए हैं LNJP अस्पताल में, जिसमें से 10 लोगों की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई है। ये सबसे तशवीश की बात है। उसके बाद जुनूबी अफ्रीका से 12 लोग आए हुए थे, वो सब के सब बैरून ममालिक यानी मुसाफिर है, सब के सब अभी लापता बताए जा रहे हैं और उनका फोन भी बंद बताया जा रहा है। ये 12 लोग सीधे तौर पर हिंदुस्तान आए हैं और ये सब के सब साउथ अफ्रीका से आए हैं और हिंदुस्तान पहुंचने के बाद इनकी तलाश जब की जा रही है, ट्रेसिंग का काम चल रहा है, तो बताया जा रहा है कि इनके फ़ोन बंद है और मालूम भी नहीं चल रहा है कि आखिर मुल्क के किस खित्ते में हैं और किस हिस्से में हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में ये साउथ अफ्रीका से 10 विदेशी बैरून मुल्क के आए थे, जिनके बारे में अभी तक पता नहीं लग रहा है कि आखिर कहाँ हैं। इसलिए इधर दूसरी जानिब दिल्ली में 12 लोग जो बाहर के मुल्कों से आए हैं, उनमें से 10 ऐसे हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 12 के 12 अस्पताल LNJP में दाखिल हैं और उनमें से 10 की रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद इंतजामिया के हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं और बताया ये भी जा रहा है कि बेंगलोर में जो मुसाफिर गायब हैं उनकी वजह से और मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। इसी के साथ दोपहर का उर्दू खबरनामा यहीं पर खत्म हुआ।